बनना। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल का समापन बनारस के अखाड़े में हुआ है। 8 मार्च को पूर्वांचल में 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके पहले प्रचार आज खत्म हुआ। इस चरण के प्रचार की खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बनारस में 3 दिन रहे और उनके साथ बीजेपी के आला मंत्रियों ने बनारस के दिल जीतने की पूरी कोशिश की। बनारस इन दिनों मोदी के रंग में रंग गया है और वो भी क्यों ना, लगातार 3 दिन तक मोदी बनारस की सड़कों पर रोड शो करते नजर आए। शायद ही किसी विधानसभा क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री ने इतना वक्त बिताया हो। इन 3 दिनों में मोदी अपने तमाम सियासी समीकरण साधते नजर आए। जय श्री राम के नारों के बीच मंदिरों के दर्शन किए, यादवों के प्रभुत्व वाले गढ़वा आश्रम में भी गए और कायस्थों पर डोरे डालने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर भी गए। बनारस की रैली में अखिलेश सरकार पर तीखे वार भी किए। बलात्कार, हत्या, लूट, हर प्रकार की माफिया, खनिज के माफिया, शिक्षा के माफिया, पानी के माफिया, न जाने माफियाओं को ही उपद्रव यहाँ चलता रहता है और अखिलेश जी की सरकार सोई पड़ी। यहाँ के पुलिस थाने है क्या? प्रधानमंत्री मोदी के बनारस में डेरा डालने पर विपक्षी दलों ने तीखे वार किए। सुना है, आपने भी अखबार में पढ़ लिया होगा, अब उनका दिल्ली में दिल कम लग रहा है और यूपी में ज्यादा है। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, तो हमसे कुर्सी का अदला बदली कर लो। अब 4 दिन से देखिए मोदी जी की पिक्चर में एक्टर भी मोदी, एक्ट्रेस भी मोदी, डायरेक्टर भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी, कैमरा भी मोदी, पूरी पिक्चर्स में सिर्फ मोदी दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं व मान्यताओं को भी ताक पर रखकर वे यहाँ ऐसी राजनीतिक व चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रहे जैसे कि वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के अघोषित तौर पर दावेदार बन गए। पराए ही नहीं, अपनों ने भी प्रधानमंत्री के बनारस में इतने प्रचार पर निशाना साधा है। रोड शो प्रधानमंत्री जी करे विधानसभा के चुनाव में, मुझको लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह काम ठीक नहीं किया। ये कैसा डेस्परेशन है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास इतने सारे तथाकथित स्टार कैंपेनर्स हैं, आपके पास इतने जलेबी खाने वाले लीडर्स हैं, तो फिर ये सब करने का, ये तामझाम का क्या मतलब? सवाल आखिर ये है कि बनारस की 8 सीटों के लिए बीजेपी इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही है? 16 केंद्रीय मंत्री बनारस में कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। क्या ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है? और क्या खुद इतना प्रचार करके प्रधानमंत्री मोदी की साख दांव पर लग गई है? तो आवाज अड्डा पर यूपी के दंगल की हम चर्चा आज कर रहे हैं। आपसे हमारा सवाल है कि क्या आपके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में अपनी साख दांव पर लगा दी है, बीजेपी ने उनकी साख दांव पर लगा दी है? क्योंकि जिस कदर से वो प्रचार कर रहे हैं, बनारस में 3 दिन से वो प्रचार कर रहे हैं, क्यों इस तरह के प्रचार की जरूरत पड़ी है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे आगे। आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं, इसलिए हमारे पोल में जरूर हिस्सा लीजिए। हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर आप बात कर सकते हैं @CNBC_आवाज पर, या SMS भी कर सकते हैं 51818 पर। आइए आपको हमारे आज के पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से नरेंद्र तनेजा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्टी के नेता डॉक्टर MH खान जुड़े हैं हमारी डिबेट में, यूपी की सियासत पर गहरी पकड़ रखने वाले 3 पत्रकार मौजूद हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, द Wire.in के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आप सबका। तनेजा जी, पहला सवाल आपके पास ही जाएगा ये पूछकर कि जो टिप्पणियां आई हैं, इतनी डेस्परेशन की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री इस कदर प्रचार कर रहे हैं बनारस में, और मायावती जी ने जो कहा अपनी रैली में, जैसे वो अघोषित CM कैंडिडेट हैं, क्यों इतना पुश? अगर कॉन्फिडेंस है तो इतने पुश की जरूरत क्या है? प्रिया, बड़ी अजीब सी बात है तमन्ना जी, कोई अपने घर जा रहा है,
2 दिन गुजारे, 10 दिन गुजारे, 20 दिन गुजारे, उसकी मर्जी। बनारस उनका घर है, वहां के MP हैं वो। अरे अपने घर जाके प्रचार नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? क्या बोलेंगे घर वाले? समझने की बात है। अपने घर कोई, आप भी अपने घर जाएं, मैं अपने घर जितने दिन जाके रहूं। 16 केंद्रीय मंत्री भी तो है वहां पर, 16 केंद्रीय मंत्री भी तो है वहां पर। नहीं, बिल्कुल। पूरा चुनाव जो है वो जब ईस्ट की तरफ गया है, वहां आसपास आप नजर घुमा के देखें तो बनारस एक ऐसी जगह है जहां होटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है। जब चुनाव जो इधर हो रहा था तो लखनऊ में डेरा लगाया गया था। उसके बाद जब चुनाव वहां पहुंचा तो बनारस में लगाया गया। बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी, ब्राजील से बड़ा प्रदेश है, छोटा मोटा तो है नहीं, है ना। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अगर ये बात, दूसरी बात समझना चाहिए, हमारी रणनीति, भारतीय जनता पार्टी में हमारी संस्कृति है, हम जो भी काम करते हैं 100% करते हैं। चुनाव छोटा बड़ा हम नहीं मानते, चुनाव में उसमें पूरी ताकत लगाते हैं। अब लोगों को दिख रहा है, जब दिल्ली में भी चुनाव हुआ था हम हार गए थे, हम मान रहे हैं, लेकिन वहां भी हमने पूरी ताकत लगाई थी, तमाम मंत्री वहां भी लगे थे। तो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं, हम ऐसे ही लड़ते हैं चुनाव। अब कोई पार्टी कैसे चुनाव लड़े उसका प्रेरोगेटिव है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है। हम कैसे लड़ते हैं, हमारी क्या शैली है, कहां 3 दिन कहां 4, हम तय करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा जो पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो सरकार बनाने वाली है, उनका सारा ध्यान हमारी तरफ क्यों हो गया? वो बीजेपी फोबिया से क्यों ग्रस्त हो गया? अरे अपने काम पे ध्यान दीजिए, हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी बात, अपने घर जाकर 3 दिन लगाना, 4 दिन लगाना, जितने भी लगाए। बनारस जो है प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है, होम कंस्टिट्यूएंसी है, उसको लेकर सवाल उठाना। अनिल यादव जी, उनका कंस्टिट्यूएंसी है, वो वहां से सांसद है प्रधानमंत्री जी, और उनकी पार्टी है, उनकी मर्जी है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? बीजेपी फोबिया हो गया है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद जानते हैं ये बात कि उत्तर प्रदेश में वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। और देखिए, और जगह पर तो ठीक रहा, वो किसी और के ऊपर फोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वहां राजनाथ सिंह जी को जिम्मेदार ठहरा देंगे, गोरखपुर में आदित्यनाथ जी को कह देंगे। अब अगर वाराणसी में ये जब हारेंगे तो इन्हें कोई तो चाहिए, इसीलिए आधे से ज्यादा कैबिनेट और 100 से ज्यादा सांसदों को वो ले गए हैं, जिसका डिवाइड भी उन्होंने जाति के हिसाब से किया है। पूरी तरीके से उन्होंने अपनी ताकत लगा दी है। और बेचैनी देखिए आप कितनी है कि आप चुनाव आयोग को आप ताक पे रख रहे हैं, आचार संहिता की आपको कोई समझ नहीं है, और बिना चुनाव आयोग की परमिशन के आप वहां पर रोड शो करते हैं, जो कि फ्लॉप शो हो जाता है। तो फिर उसको साबित करने के लिए, क्योंकि अगले ही दिन राहुल जी अखिलेश जी का रोड शो इतना हिट जाता है कि अगले ही दिन उन्होंने दोबारा रोड शो किया, फिर और रोड शो किया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को कितना डर है। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई वहां के अपने परिवार में जा रहे हैं, सांसद हैं, जाना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जाना भी चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए कि क्या उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की याद सिर्फ चुनाव में आई? 3 साल से लगभग 3 साल से वो सांसद हैं। आप मुझे बताइए, सिर्फ 3 या 4 बार गए होंगे, तो क्या उस जनता की याद सिर्फ चुनाव के लिए आए? वो सांसद सिर्फ चुनाव के लिए बने थे, काम के लिए नहीं बने थे। और तो छोड़िए, जो आदर्श ग्राम वहां पर है, प्रधानमंत्री जी ने जो गोद लिया हुआ है, जैतपुर गांव की आप हालत देखिए, वहां पर प्रधान नहीं, एक मिनट, लेकिन देखिए प्रियंका चतुर्वेदी, एक सीमा के बाद ये जो टिप्पणी और निंदा है कि प्रधानमंत्री वहां पर क्यों गए, वो थोड़ी सी वीकनेस आपकी तरफ भी दिखाता है। अगर वो पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं, अपने आप को वो दांव, मतलब अपने आप को वो एक्सपोज कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि अगर हार होगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने डंके की चोट पर वहां पर प्रचार किया है। तो आपको क्या दिक्कत है? उस सवाल का क्या जवाब बनता है? जैसे राहुल जी कहते हैं, हमने साउंड बाइट चलाया है कि डायरेक्टर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी, तो उनका तरीका है। नहीं तमन्ना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो जाकर अभी नगर निगम चुनाव आएंगे बनारस के, वहां पे भी जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं, हमें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पर हाँ, सवाल ये उठ खड़ा होता है कि अगर पिछले 3 साल में, और एक चीज बता दूं, ये पॉलिटिकल रिस्क नहीं ले रहे हैं, ये पॉलिटिकल फेस सेविंग का जो काम चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है, वो सब साफ जाहिर हो रहा है। अगर 3 साल में प्रधानमंत्री ने काम किए होते तमन्ना जी, तो आज प्रधानमंत्री से लेकर सारे कैबिनेट को आज वहां पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी वो बता रहे थे कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, उससे आप सबको लेना देना नहीं है। हमें कोई लेना देना नहीं है बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। पर हम ये जरूर जानते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, वो पूरी देश के, कांग्रेस भले ही हम ऑपोजिशन में हो, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबके प्रधानमंत्री हैं। तब जब वो जाकर अपना ऑफिस, कार्यालय पूरा दिल्ली में बंद कर देते हैं, इतनी
इतनी सारी चीजें हैं जिसको दरकिनार कर देते हैं। जो देश में घटनाएं हो रही हैं उसको दरकिनार कर सिर्फ अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वीकनेस उनकी और कमजोरी उनकी साबित होती है कि आज प्रधानमंत्री को डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता और सबसे ज्यादा बनारस की जनता को लेट डाउन किया। नहीं, लेकिन ये देखिए इस तर्क में ये नजर आता है डॉक्टर अहमद खान कि आप मान रहे हो कि प्रधानमंत्री वहां पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी कमजोरी है, यानी जोर देने से बात बनेगी। आप इफेक्टिवनेस को भी मान रहे हो एक तरीके से कि जितना वो ज्यादा जोर देंगे, सारे कैबिनेट मंत्री वहां पर हैं, उन्होंने सारी ताकत झोंक दी है, तो उनका ये हक है कि वो इस तरह से कैंपेनिंग करें। नहीं, वो हक है उनका, करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चुनाव के बीच जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तब वो इस तरह से 3 दिन अपना गाड़ियों पर फूल रख करके और फूल उठाना फेंकना ये सब करना, उसी में राजनीतिक दर्शन भी करना, ये तो दर्शाता है ना कि आपका चुनाव कहीं न कहीं आप चुनाव हार रहे हैं। जब चुनाव हार रहे हैं तो आप इस तरह की हरकतें जब करेंगे तो बट नेचुरल है। देखिए इनका रोड शो हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रोड शो हुआ, उससे बड़ी जनसभा बहन जी की हमारी उसी बनारस में हुई। उसके बाद ये लोग लगातार आपस में ये बातें करते रहे कि किसका रोड शो बड़ा हुआ। अरे रोड शो से क्या लेना देना भैया, रोड शो काम है क्या? विकास की बात नहीं हुई। बुनकरों की मेन समस्या है बनारस में, मऊ में, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा उसके बारे में। और नहीं तो जो रोड शो हो रहा है उससे रिक्शे वाले, गरीब मजदूर जो मजदूरी करने वाले हैं वो परेशान हलेकान हो गए 3 दिन में। तो ये तो नोटबंदी में भी उन्होंने किया था, 150 लोग मर गए। तो ये काम ही प्रधानमंत्री जी का है। इसी कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जुमला पार्टी हो गई है। काम धाम कुछ है नहीं, खाली रोड शो दिखाना है, फोकस दिखाना है, हाथ हिलाना है। अरे भाई कुछ काम करके दिखाइए ना। उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां लगा दी आपने, कितने उद्योग पैदा किया आपने, 2 करोड़ लोगों को आपने कहा था हर साल रोजगार देंगे, 1.5 लाख के ही रोजगार दे पाए, उसके बाद टाइम फिक्स हो गया मामला। तो ये कहाँ इंगित करता है क्या? जय श्री राम के नारे लगाना, कभी कब्रिस्तान की बात करना, कभी शमशान की बात करना, कभी लव जिहाद की बात करना, कभी 3 तलाक की बात करना, ये प्रधानमंत्री की तरफ से हो रहा है। उनके छोटभैया नेता वो बोल रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। उनका कहा जाता है कि तो देखिए आपत्ति 2-3 किस्म की नजर आ रही है। जनता पार्टी का विचार क्या है? 2-3 किस्म की आपत्तियां नजर आ रही है। मैं आपके पास आती हूँ तनेजा जी, जवाब का मौका, लेकिन मैं सोचती हूँ कि सारे हम एनालिस्ट का भी एक व्यू पहले ले लें। राम कृपाल जी, आपत्ति ये नजर आ रही है जो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अपना काम वो दिल्ली में कामकाज छोड़कर प्रचार में इतना ध्यान देंगे तो कैसे चलेगा, ये एक आपत्ति है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप कहें या सवाल ये है जो उठा रहे हैं विपक्ष पार्टियां कि क्या नर्वसनेस आ गई है, इसलिए इतनी ताकत झोंकने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि बनारस आखिरकार उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर तो अच्छा रिजल्ट दिखना चाहिए। तमन्ना जी, जब बाकी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है तो हारा हुआ आदमी तो नर्वस होता ही है, और कोई भी हारा हुआ व्यक्ति होगा, पराजित हो, अगर उसको लग रहा है कि हम पराजित हो गए हैं तो अपने घर में ही जाकर के सुकून मिलता है। लेकिन एक दूसरा सवाल उठता है कि जब आप लोग आश्वस्त हैं कि वो हार रहे हैं, 6 दौर का चुनाव पूरा हो चुका है, 40 सीटें बची हुई हैं, अगर वाकई इतना खराब बीजेपी ने अभी तक किया है तो ये 40 सीट में मोदी जी बनारस में रह के कर भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो मान रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, लेकिन इसके बावजूद ये जो बेचैनी बाकी लोगों की है, ये तो मैंने मान लिया कि मोदी जी की बेचैनी होगी, लेकिन जो पार्टियां बाकी समाजवादी, बीएसपी, ये इतनी बेचैनी क्या है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में है, उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि सारी पार्टियां का जो हमला है वो मोदी को लेकर के है। और एक बात और उठ रही थी कि मोदी की साख दांव पर है क्या? मैंने कहा मोदी की साख, मोदी ने अपनी साख दांव पे लगाई हो न लगाई हो, 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने से पहले ही पूरे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मोदी इनको आने नहीं देंगे, इनको जीतने नहीं देंगे। तो मोदी जाए या न जाए, साख तो मोदी की दांव पर ऑलरेडी 2014 से कोई भी चुनाव हो,
असम का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, हर जगह मोदी की साख दांव पर रही है, यहाँ भी दांव नहीं। सवाल इसलिए है, सवाल इसलिए है तमन्ना जी, बस एक, हाँ नहीं, सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जी जी जी। और ये सवाल, इफ यू डोंट माइंड रामकृपाल जी, मैं वेणु के पास ले जाऊंगी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हर बड़े चुनाव में वोट मोदी जी के नाम पर मांगे जा रहे हैं। बीजेपी भी है उसमें, लोकल जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो भी है, लेकिन एक मैसेज जो है वो मोदी जी का है। मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करवा देंगे, मैं ये काम करवा दूंगा, तो इसलिए उनके लिए रिस्क बड़ा हो जाता है। हाँ देखिए, रिस्क तो होता है किसानों की बात। ये बात सही है कि मोदी जी ने अपना पर्सनल रेपुटेशन तमन्ना इस इलेक्शन में दांव में लगाया है, और इसके दो पहलू हैं। जैसे एक तनेजा जी बोल रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री अगर इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो वो उनका चॉइस है, वो रिस्क लेना चाहे तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी को अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि वहां जाके वो पब्लिक मीटिंग करें। उन्होंने शुरू में 15 मीटिंग करनी थी, बाद में 15 से बढ़ा के 27 मीटिंग और एक्स्ट्रा भी ईस्टर्न यूपी में उन्होंने किया, और सब जगह जाके काफी मतलब कम्युनिकेट किया लोगों के साथ। और एक मीटिंग में तो तमन्ना उन्होंने देवरिया में एक मीटिंग करा, उससे 2 दिन पहले एक मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि आप मिलीजुली सरकार ना, हंग असेंबली ना दीजिए, एक पूरा अच्छा वर्डिक्ट दीजिए, क्योंकि और पार्टियां हंग असेंबली की तरफ काम कर रही हैं। तो उससे ये भी इंडिकेशन मिला कि शायद मोदी जी को ये उस वक्त ये थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हंग असेंबली होने वाला है। तो उसके बाद उन्होंने फिर और भी मतलब अपना बनारस में खासकर जो उनके लोकसभा में 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, शायद वो चाहते हैं कि 8 के 8 100% स्ट्राइक रेट हो बीजेपी का, क्योंकि 2012 में केवल बीजेपी की 3 सीटें थी। तो वो अपना बेंचमार्क वो काफी हाई रख रहे हैं, और इतना हाई बेंचमार्क तमन्ना ऐसे इलेक्शन में जहां पे कोई वेव नहीं है और 2-3% पे इलेक्शन ऊपर नीचे जा रहा है और सीटें बढ़ रही है कम हो रही है, तो इस ऐसे इलेक्शन में मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत कर भी रहे हैं। और मैं थोड़ा बहुत मुझे इससे कोई गिला नहीं है कि वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के लिए अच्छा है, बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एचआरडी के उपेंद्र कुशवाहा, उनका ये बयान था कि पब्लिक मीटिंग भले करें मगर इतने रोड शोज ना करें। प्राइम मिनिस्टर को इतने रोड शोज करना की जरूरत नहीं है, इतना दांव में लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल वो भी एक व्यू है जो सरकार के अंदर से है, तो मेरे ख्याल उस व्यू को भी आप तवज्जो दे सकते हैं। हर्षवर्धन जी, नर्वसनेस की बात की रामकृपाल सिंह ने, कहां पर नर्वसनेस ज्यादा नजर आ रही है? क्या ये आपत्ति जताना कि आप इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं, ये भी एक नर्वसनेस का साइन है? देखिए तमन्ना, थोड़ा सा मैं 2-3 बातों के लिए समय लूंगा, समझाने के लिए जरूरी है। जहां की नर्वसनेस की बात हो रही है, वो सबसे बड़ी वजह क्या कही जाती है, जो पूरे मीडिया में, या कहें कि जो पूरा एक कहा जा रहा है कि बनारस में मोदी की हवा खराब थी, जिसे ठीक करने के लिए मोदी वहां पहुंचे हैं, वो सीट है वाराणसी दक्षिण, जहां से दादा श्यामदेव राय चौधरी 1989 से लगातार विधायक हैं। उनका टिकट काट दिया गया और कहा गया कि 77 साल के होने की वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। अमित शाह ने उनसे बात की, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। अंत में जब मोदी जी अभी गए और उन्होंने उनको साथ ले जाके मंदिर दर्शन में भी ले गए, तो कहा जा रहा है कि वो मामला ठीक हुआ। लेकिन इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। 2012 में जो 3 सीटें बीजेपी की 8 में से आई हैं, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और वाराणसी उत्तर, ये तीनों वो सीटें हैं जब देश में कहीं भी भारतीय जनसंघ को कुछ सीटें मिलती थी तो वाराणसी दक्षिण थी, वाराणसी उत्तर थी, वाराणसी कैंट थी, इलाहाबाद दक्षिण थी। ये सीटें 62, 67 और 69 से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, जनसंघ फिर जनता पार्टी। अब वो ये मानते हैं कि अगर यहां हमारा प्रदर्शन खराब हुआ
तो हम हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे जीत जाते हैं, यहां हारना हमारे लिए सबसे ज्यादा गड़बड़ है। और शायद ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को गई होगी, इसलिए वो अपनी जमीन दुरुस्त करने गए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये सबसे कम सीटों का चुनाव है 40, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जो बनारस और उसके आसपास के जिले हैं। उन सारी जगहों पर ही वो भी समीकरण है जहां अपना दल, जो राजभर की भारतीय समाज पार्टी, और जिनको कुल मिला के कहें कि एक नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह की अगुवाई में तैयार किया है, उसका भी परीक्षण होना है। एक और जो बड़ी चीज है कि बनारस से बगल में ही बलिया जिला पड़ता है। बलिया से बड़े नेता हुए और फिर प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर, जो ये कहते थे कि मैं बलिया में कोई काम नहीं कराऊंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं एक जिले का नेता थोड़ी ना हूं। मुझे लगता है कि वो एक जिले के नेता से, मतलब एक सांसद के तौर पर आप अपनी पहचान कैसे रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों को ये शायद संदेश देने की कोशिश है। कई बार मीटिंग में प्रधानमंत्री और अमित शाह एक तरह से डांट चुके हैं सांसदों को कि आप अपने यहां सांसद की तरह व्यवहार कीजिए, सरकार आती जाती रहती है। मुझे लगता है ये चारों पांचों बिंदु हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने ये मैसेज देने की कोशिश की। और उन 40 सीटों पर अभी जो खबरें आ रही हैं कि 3 दिनों ने जो मामला पलट दिया है, उसकी वजह से भी अब दूसरी तरफ की नर्वसनेस शुरू हो गई है। तो यानी 3 दिन से उनका वहां रहना काम आया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी की ये एनालिसिस है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, नरेंद्र तनेजा जी, कि मोदी जी अपनी जमीन को मजबूत कर रहे हैं वहां पर। एज अ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्या मायने हैं कि अगर हर कठिनाई में, हर बड़े इम्तिहान में, हर परीक्षा की घड़ी में एक मोदी जी है जो आपकी पार्टी को बचाने आएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा नाम है, पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका है, सब लोग जानते हैं, उसके बाद वो भी चर्चा का विषय भी नहीं है। हम देखिए समझने का प्रयास करिए, हम एक संगठन है, अंदर भी हमारे अंदर लोकतंत्र है, और जो सारे फैसले, जैसे अभी आपके को पैनलिस्ट ने मेरे जिक्र किया, कुशवाहा साहब कह के उन्होंने वक्त, हमारे अंदर पार्टियों के अलग तरह के वक्तव्य आते हैं। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, आप इस बात से तमन्ना जी समझिए कि जितने प्रवक्ता आपने मेरे साथी पैनल पे हैं, सब किसकी चर्चा कर रहे हैं? अपनी पार्टी की नहीं कर रहे, वो हमारी चर्चा कर रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं, यही तो इस बात को बताता है कि हमारी जीत है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे आज की तारीख में, और जो सारी एक सेकंड मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। अच्छा देखिए, हमारा क्या है, चुनाव तो हम जीत चुके, अब जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं कि हम इतनी अच्छी मेजोरिटी लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश की जनता को जो हमसे आशाएं लगी हैं, हम उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा कर सके, और आगे चल करके कहीं ना कहीं संसद के अंदर भी हम अपनी मजबूती जो है उसको और मजबूती लेकर के आए। हमारी वहां किसी से लड़ाई नहीं है। अगर आप एक सेकंड तमन्ना जी, और अगर मैं, और जब 11 तारीख, एक सेकंड, मैं जो बातें सारी कह रहा हूं, कृपया करके आप इनको डबल टेप कर लीजिए, क्योंकि 11 तारीख को आप मुझे चुनौती दे सकती हैं, मुझे पूछ सकती है कि मैंने आज गलत कहा या झूठ कहा। और जो बाकी मेरे साथी कह रहे हैं, कृपया करके उनकी बातों को भी डबल टेप कर लीजिए, उनको भी जरा पेश करिएगा, क्योंकि हम जो बात नहीं, देखिए अब देखिए, चुनाव के पहले हर प्रवक्ता को हक है कि वो अपनी जीत बताए। चुनाव के पहले हर प्रवक्ता को हक है, हर एनालिस्ट को हक है कि वो भविष्यवाणी करे। चुनाव के दिन सब भूल चुक माफ जी, क्योंकि आपकी बात, अब डिबेट को ओपन कर रहे हैं, हम डिबेट को ओपन कर रहे हैं, सबको मौका मिला अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स करने का, डिबेट को ओपन कर रहे हैं। अनिल यादव जी, इस पॉइंट को काउंटर कीजिए। ये कह रहे हैं कि चुनाव तो वो जीत चुके हैं, बस उनको इतनी अच्छी मेजोरिटी चाहिए कि राज्यसभा में भी थोड़ी भरपाई हो जाए, तो क्या दिक्कत है? देखिए, ये इनके ख्याली पुलाव है, ये पकाते रहें और खाते रहें, तो उसमें हमें नहीं कुछ कहना है। और दूसरी, मैं देखिए 2 चीजों की मैंने आपको बीच में कहा भी था मुझे बोलने का मौका दें, पर क्योंकि सभी लोगों को बोलना था तो मैं बात नहीं पूरी कर पाया। एक तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान का ऋण माफ कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करने के लिए मुख्यमंत्री होने की जरूरत है? यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं महाराष्ट्र
के शिवसेना प्रमुख, उन्होंने भी कहा कि जब आप उत्तर प्रदेश में ऐसे वादे कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है, वहां क्यों नहीं माफ कर देते। और देखिए, अगर किसानों के साथ किसी ने सौतेला व्यवहार किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं बता दूं आपको, ओलावृष्टि के समय में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इन्हें 7,500 करोड़ की मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए। उसमें इन्होंने कुछ मदद नहीं की, बल्कि 1336 करोड़ के बजट से हमने अपने यहाँ पर मदद की। आज किसानों का नोटबंदी करके इन्होंने किसानों को मजबूर कर दिया। सवाल है कि क्या ये चुनाव पर्सनालिटीज का चुनाव बन गया है? और प्रियंका चतुर्वेदी, जब पर्सनालिटीज की टक्कर में एक तरफ मोदी जी हैं और फिर अखिलेश, राहुल और मायावती जी, तो मोदी जी को एज प्राइम मिनिस्टर वो एडवांटेज भी है, वो बनारस के सांसद भी हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी वो भी बरकरार है, और इसलिए क्या वो फ्लो करेगी यूपी चुनाव में? देखिए, ये प्रियंका चतुर्वेदी से मेरा सवाल, प्रियंका चतुर्वेदी से। चलिए, तो मैं क्लियर कर देना चाहूँ, मैं सवाल मुझसे पूछा है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो ये फीलिंग है ना कि हम सब मोदी जी को डिस्कस कर रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अखिलेश जी क्या कर चुके हैं, हमारी क्या विजन प्लान है, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। पर क्योंकि सवाल हमसे इस बारे में किए गए हैं और यूपी पॉलिटिक्स के बारे में है, सवाल एंकर की तरफ से आ रहे हैं, तो हमारी जवाबदेही बनती है, हम जवाब दे रहे हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप नगर निगम चुनाव भी लड़े, आप लड़िए, प्रधानमंत्री उसका भी चेहरा बने, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। पर हाँ, ये भी जरूर है कि 30 साल से ऊपर बनारस का नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, पर बनारस में किस तरीके का विकास हुआ है वो वहां की जनता इनसे बार बार सवाल पूछती है। प्रधानमंत्री से 2-3 ही सवाल हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर पर्सनालिटी का चुनाव है, हम पूछना चाहते हैं क्या पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री को कोई भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दिया जो आज उत्तर प्रदेश का चेहरा बन सकता था? क्या प्रधानमंत्री को खुद अपनी पद की गरिमा कम करके आज चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लड़ना उनको क्या शोभा देता है? अगर उनको लगता है यही ठीक है, अपनी पर्सनल जो भी इंटरेस्ट है, जो भी उनका काम है वो उसमें झोंक देंगे, वो उनकी प्रेरोगेटिव है। पर हाँ, देश ये सवाल पूछेगा कि जब देश के प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़ छाड़कर, दिल्ली को छोड़ छाड़कर उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने में लग गए हैं, तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इनकेपेबल है या उनके पास कोई लीडर्स नहीं है या उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो चीफ मिनिस्टर के टक्कर का हो सके? तो उससे सवाल उठ खड़े होते हैं। पर्सनालिटी क्लैश की अगर ये बात हो रही है, वहां पर बड़ा एक पुश है कि कौन चेहरा है। अखिलेश एक तरफ, मायावती एक तरफ सीएम कैंडिडेट के तौर पर, और उनके सामने आपका कोई चेहरा नहीं है इस वक्त, इसलिए भरपाई हो रही है। बहुत अच्छा तमन्ना जी आपने सवाल किया और प्रियंका जी ने भी अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, इन्होंने कांग्रेस पार्टी 27 साल बेहाल, कपूरथला से पंजाबी बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, शीला दीक्षित जी को आयात करके यूपी में लाए और उनका चेहरा पेश किया। इस उम्र में बेचारों को पहले उनका चेहरा पेश किया और बाद में उसको वापस, कितना एम्बैरेसमेंट उनको हुआ। देखिए, हर एक पार्टी की अपनी नीति होती है और राज्य के हिसाब से आपको रणनीति बनानी पड़ती है। हमारी पार्टी, हम राज्य के हिसाब से, जमीन की हकीकत के हिसाब से रणनीति बनाते हैं। कोई पार्टी अपनी नीति पे, वो रणनीति पर टिप्पणी करे, हम तो उनकी रणनीति पर टिप्पणी नहीं कर रहे। अब वो हम कैसे करेंगे, ये तो हम तय करेंगे ना। और दूसरी बात यह कि आज आप किसी भी अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछें, वो ये कह रहा है दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी वो बेहतर रही। आज क्या हालत हो गई, आज ये हो लगी, पहले समाजवादी पार्टी के पहले विज्ञापन आ रहे थे जिसमें राहुल जी साथ दिख रहे थे, पिछले 5 दिन से राहुल जी का साथ हट गया है। तो देखिए, इसमें मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा सबसे बड़ा, देखिए तमन्ना जी, ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या समझती है। असली वर्डिक्ट आपने अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात की तनेजा जी, अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट की क्या परिभाषा है वो भी अलग से सवाल है। जो आपका समर्थन करते हैं, क्या वही पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको अच्छे लगते हैं? नहीं तमन्ना, नहीं बिल्कुल नहीं। जो हमारा विरोध करते हैं, एक बात बताइए, अच्छा एनालिस्ट है, विरोध भी कर सकता है, हमारे खिलाफ भी बोल सकता है, उसकी मर्जी है। अच्छा एनालिस्ट कोई भी हो, हम उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारा को सपोर्ट करे या हमारे को क्रिटिसाइज। जहां तक वो ऑब्जेक्टिव है और मैच्योरिटी दिखाता है, अच्छा एनालिसिस करता है, हम उसका सम्मान करते हैं। एमके वेणु का मैं सम्मान करता हूं, हालांकि ज्यादातर वो हमारे समर्थन में नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं। ओके, बढ़िया। ओके, अनिल यादव जी। तमन्ना जी, आप मुझे ये बताइए कि 71 सांसद, बल्कि दूसरी पार्टी के भी मिला लिए जाएं तो 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने इनको दिए, क्या इन्हें एक भी चेहरा इस लायक नहीं लगा कि जिसके बलबूते पे चुनाव लड़ सके वहां पर? क्या एक भी आदमी, क्या ये खुद मानते हैं कि क्या एक भी सांसद ऐसा? हमारी मर्जी है। सुन लीजिए ना मेरी बात,
ये हमारी मर्जी है, आपको क्यों तकलीफ? आप अपनी पार्टी को डॉक्टर एमएच खान प्रदेश ने आपको आपने कहा कि सारा जो मीडिया है, एमएच खान जी आपने बताया 2010 में जो जेल गए थे जनता के साथ मिलकर हम ओके, एमएच खान आपने बताया कि मीडिया मायावती जी की जनसभाएं नहीं दिखा रही है। ध्यान दीजिए, एक मिनट हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक मिनट तनेजा जी, एक मिनट। अरे इस बात जो पर्सनालिटी क्लैश, अनिल यादव जी प्लीज रुक जाइए, मैं बीएसपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछ रही हूँ, रुक जाइए। मेरा सवाल डॉक्टर एमएच खान से है कि अब तक हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दों से ज्यादा जो चेहरे हैं उन पर फोकस कर रहा है वोटर? और इसमें आपने कहा अभी कुछ देर पहले कि मायावती जी की रैलियों को उस तरह से नहीं दिखाया गया जिस तरह प्रधानमंत्री जी की रोड शो या जनसभाओं को दिखाया गया था। क्या वो एक डिसएडवांटेज बनेगा आप लोगों के लिए? क्योंकि हर जो विवादित सब्जेक्ट है, जो बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश में इस समय, वो बीएसपी की तरफ से नहीं उठ रही है। आप लोग रिएक्ट कर रहे हो कुछ चीजों को रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो। नहीं, देखिए, हमारी साफ सुथरी पॉलिटिक्स है, सब समाज को लेकर चलने वाली पॉलिटिक्स है। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम ऐसी बातों का कंडम करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा हो। हम ऐसी बात को समर्थन नहीं करते हैं जिससे हिंदू मुसलमान में बुराइयां पैदा हों। हम ऐसी बात करते हैं जिससे समाज को जोड़ने की बात करते हैं। देखिए, ये तनेजा जी जो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी है हम किसको मुख्यमंत्री बनाए किसको नहीं बनाए, वो ठीक है, उनकी मर्जी है, हम भी ये कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए हार रही है, मैं उसका वजह बताना चाहता हूं। हार इसलिए रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता डरी हुई है कि ऐसा तो नहीं है कहीं संगीत सोम को मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा तो नहीं है कहीं साक्षी महाराज को मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा तो नहीं है कहीं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दे। तो ऐसे आपने मान लिया हम जीत रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने मान लिया हम जीत रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जहर उगलते हैं लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर मुख्यमंत्री आप बना देंगे तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तनेजा जी, आपको आपकी अपनी गलती को महसूस करना चाहिए। आपके पास एक भी नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के लायक हो। जब आप एक नेता नहीं पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इनका अगर हम ट्रेंड देखें, का नहीं हुआ वो प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? नहीं, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। नहीं, डॉक्टर एमएच खान पर्सनल कमेंट मत कीजिए। डॉक्टर एमएच खान पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। एमएच खान जी पर्सनल कमेंट आप नहीं करेंगे। एमएच खान जी पर्सनल कमेंट हम नहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप उत्तर प्रदेश की जनता का पर्सनल कमेंट्स आर नॉट डन, मत कीजिए। डॉक्टर एमएच खान मत कीजिए। पत्नी के साथ खड़े हैं। नहीं, एमएच खान जी ऐसे पर्सनल कमेंट हम नहीं अलाउ करेंगे, ये शोभा नहीं देता, हमारे डिबेट को शोभा नहीं देता है, आपको शोभा नहीं देता है। इनका ऑडियो थोड़ा हम डाउन करेंगे, और ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि पर्सनल कमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे, ये इस डिबेट को शोभा नहीं देता क्योंकि सीरियस डिबेट है। सवाल क्या है इसमें, इसको देखें कि क्या मूल सवाल है। क्या एक प्रधानमंत्री को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जी हां एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, वो सांसद भी हैं, एक बड़ा चुनाव भी हो रहा है, 2019 भी दांव पर है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो क्या मूल सवाल है इस डिबेट का, और ये सवाल मैं ले जाऊंगी रामकृपाल जी के पास। क्या एक देश के प्रधानमंत्री को एक राज्य के चुनाव में और फिर उसके बाद एक चरण पर जिसमें बनारस की 8 सीटें हैं उस पर इतना फोकस देना भी चाहिए, इतना ध्यान देना भी चाहिए? अगर वो देते हैं तो उससे क्या संकेत निकल कर आता है? तमन्ना जी, देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में कोई भी चाहे प्रधानमंत्री भी किसी पार्टी का ही होता है, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। रही बात, देखिए, एक होता है कि कानूनी तौर पर क्या सही है और नैतिक तौर पर क्या है। ये चुनाव में नैतिकता और ईमानदारी, इसकी चादर वो लोग बाहर रख करके ही तीनों पार्टियां आई हैं, और कोई भी आता है तो इसमें अब ये कहना कि फलाना ने बड़ी नैतिकता का पालन किया है और फलाना ने नहीं किया है, तीनों बिल्कुल नैतिकता और ईमानदारी की बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो मैं पहले कहना चाहता था वो अधूरी रह गई थी। तीनों पार्टियों में से कोई भी अगर आश्वस्त होता कि पक्की उसकी जीत है तीनों चेहरों में से, तो मैं समझता हूं कि ये हालत नहीं होती।
ईमानदारी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव इतना साइलेंट है कि किसी को, न अखिलेश को, न मायावती को, न मोदी जी को इस बात का आश्वस्त नहीं है कि हाँ वो वाकई जीत रहे हैं जी। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो बार बार ये बातें होती हैं कि वो जैसा अभी आप कह रही थी कि ये उनका चेहरा क्यों है। आप मुझे बताइए 2014 में बीजेपी नहीं जीती थी, माफ कीजिएगा, चेहरा ही जीता था जी। और वो 2014 के बाद महाराष्ट्र में विधानसभाओं में चेहरा जीता, महाचेहरा। सबको पता है बीजेपी को कि जब मेरे पास एक महाचेहरा है, महाराष्ट्र में वही हुआ, हरियाणा में महाचेहरा जीता और उसके बाद झारखंड में महाचेहरा जीता। कोई महाचेहरा नहीं था। 2 जगह हारे हैं, दिल्ली और यहाँ। तो आप ये देखिए कि 3 और 2 5। जब आप नकाब पहन के गोल्ड मेडल पा रहे हैं तो ये बीजेपी का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी को चेहरा बनाए नहीं बनाए। जब 2000 का नोट मोदी जी हैं तो आप 500 की रचकारी को क्यों पेश करेंगे? ये उनकी स्ट्रेटजी है। नहीं, ये इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है रामकृपाल जी कि जो कोई बात नहीं है रामकृपाल जी, ये कोई तर्क नहीं है रामकृपाल जी, ये कोई तर्क नहीं है। नहीं, 2 और 5, ये कोई तर्क नहीं है। 2 और 5 का जो आपने पार्टियों की अपनी विषय नहीं, लेकिन देखिए इसमें 500 का कोई तर्क नहीं। एनालिसिस देखिए इसमें 2 और 5 की जो दो जगह बताइए चेहरा कौन है। 2 जगहों पर जहां ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर गई, वो दिल्ली और बिहार, दोनों जगहों पर दूसरी तरफ से बहुत ही एक मजबूत मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा था, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार। दिल्ली में इन्होंने खुद चेहरा किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वहां पर बात अलग थी, वहां पर बात अलग थी। बिहार में उन्होंने चेहरा नहीं उतारा, और यहाँ पर भी नहीं वो उतार रहे हैं। क्या इनके लिए ये काम आएगा? दिल्ली में भी तो 30 सभाएं की थी जी। वेणु फिर सवाल ये है कि मोदी जी की जो नेशनल स्केल पर पॉपुलैरिटी है, मोदी जी की जो नेशनल स्केल पर पॉपुलैरिटी है, क्या वो एक स्टेट के चुनाव में ट्रांसलेट करती है? क्या जो वोटर है वो अब ये देख रहा है कि ये हमारे प्रधानमंत्री है और जो उनका केंद्र में कार्य है उसको सोचकर वो यहाँ वोट डाल रहे हैं? तमन्ना, आपने एक जो पॉइंट उठाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मोदी जी अपने आप को इतना, मतलब अपने रेपुटेशन को इतना दांव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 2014 में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया। वो क्या सक्सेस था? उनको उत्तर प्रदेश में 43% वोट मिले। 43% वोट इसलिए मिले क्योंकि उनके नाम पे उन्होंने अपर कास्ट और अति पिछड़े जो कि 30% है यूपी में, उनका भी बहुत बड़ा भाग उन्होंने जोड़ लिया अपने वोटर बेस में। अब वो 2014 के उनके मोदी वेव में हुआ। अब ये प्रूव करना है कि वो जो उनके साथ उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग तब करी थी वो अभी भी उनका बरकरार है। तो ये उनके नर्वसनेस का यही कारण है, क्योंकि 43% वोट शेयर लेना और उसको इस वक्त यहां ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि तमन्ना, उस वक्त उनके साथ कुछ दलित भी जुड़े थे, कुछ यादव भी जुड़े थे और ज्यादातर अति पिछड़े उनके साथ थे। और अभी वो सारे, मुझे लगता है कि वो उतने नहीं होंगे उनके साथ, क्योंकि 2012 में उनके केवल 15% वोट शेयर थे बीजेपी के। तो मोदी जी ने जो 2014 का जो उन्होंने बेंचमार्क सेट किया, वो उन पे बड़ा प्रेशर डाल रहा है। उसको 42% वोट शेयर था 2014 में। इतना प्रचार कर रहे हैं। 2014 में 42% वोट शेयर था, 71 सीट आए थे। तो वो 42% मेरे हिसाब से 42% वो वाला स्कोर लाना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, आज अगर आप ट्रांसलेट करें तो 328 सीट हो जाएंगे। 328 सीट हो जाएंगे। क्या एक स्टेट इलेक्शन को हम 2014 से की तुलना कर सकते हैं? छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे कि कौन आगे नजर आ रहा है पूर्वांचल के इस फेज में। इस बीच में आपको बता दूं कि 3 प्रमुख पत्रकारों ने पिछले कुछ दिनों में भविष्यवाणी कर डाली है। उन्होंने बता दिया कि उनके मुताबिक कौन जीत रहा है यूपी का चुनाव, लेकिन भविष्यवाणी करना कितना रिस्की है और क्या इस स्टेज पर कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन किया जा सकता है? कौन है आगे, कौन है पीछे, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं।
यूपी के चुनावी दंगल के लिए अब प्रचार समाप्त हो चुका है। आखिरी चरण में वोटिंग होगी 8 तारीख को और अंत के फेज में बनारस एक पूरी तरह से अखाड़ा बन गया। इसमें प्रमुख बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को चेहरा बनाया कैंपेन का। बनारस में वो 3 दिन तक प्रचार करते रहे। हम पूछ रहे हैं कि क्या एक बड़ा रिस्क आपको नजर आता है? इसी पर चर्चा चल रही है आज आवाज अड्डा में। इस बीच हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पिछले कुछ दिनों में 3 प्रमुख पत्रकारों ने भविष्यवाणी कर डाली। वो क्या थी भविष्यवाणी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस समय अभी तक उसे खुला छोड़ना चाहिए लोगों के मन में कि क्या हो रहा है आगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि भविष्यवाणी हो भी सकती है आपके मुताबिक? ये चुनाव में और खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के चुनाव में भविष्यवाणी तो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि आप खुद देखिए कि हर बीतते फेज के साथ किसी भी नेता का ये कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है कि वो बताए कि क्या है। लेकिन इतना तो तय है कि, और मुझे लगता है कि जो 3 बड़े पत्रकारों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी जो बात कही है वो उन इक्वेशंस की है जो जमीन पर दिख रहे हैं, और उन इक्वेशंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 6वें और 7वें चरण के जो चुनाव थे, उन चुनावों में जो कहें कि खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से उनके सारे प्रयोगों की परिणति किस तरफ जाएगी इसे तय होना है। और उस लिहाज से शायद ये डेस्परेशन भी दिखता है, शायद ये अपने को साबित करने की भी स्थिति दिखती है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ये पता है कि हम जब बहुत पीक पर थे 1993 में भी 176 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी ला पाई थी, और जब पुराना वाला जो कहें कि जो एनडीए था तो उसमें 160 से 180 इनके लिए सबसे ऊपर कहा जाता था। तो जो अभी एमके वेणु ने कहा कि 42% का जो मत प्रतिशत है, और शायद यही वजह है कि कोई भी चेहरा, क्योंकि एक चेहरा जैसे ही आएगा उत्तर प्रदेश तुरंत उसको जाति से जोड़ता है। तो मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव और फिर मायावती, इनके पास ये वो आधार है कि वो जाति के साथ नेता के तौर पर स्थापित है और लड़ाई लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल कोई ऐसा नेता नहीं है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो इस तरह से खड़ा हो सके, और इसीलिए खुद नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को आगे आना पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ये रणनीति काम कर रही है, और भविष्यवाणी तो नहीं, लेकिन इतना मैं भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में बढ़त दिख रही है। और मुझे लगता है कि सबसे नजदीक 180 के आसपास का आंकड़ा अगर कहें कि जो जादुई आंकड़ा था, तो उसके ऊपर वही जाएगा। सरकार कौन बनाएगा? इस बात पर जो हर्षवर्धन कह रहे हैं, वेणु आपसे मेरा सवाल है, अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जो हर तरह से एक्सेप्टेबल हो, इसलिए अमित शाह और मोदी जी को सामने आना पड़ा है, तो गवर्नेंस का क्या वादा कर रहे हैं? क्योंकि अंत में चुनाव के बाद मोदी जी वापस दिल्ली जाएंगे और वो देश चलाएंगे, और अमित शाह शायद अगले चुनाव में लग जाएंगे। तो अगर ये जीतते हैं, उत्तर प्रदेश को चलाने कौन वाला है? देखिए, थोड़ा चेहरा ना होने की वजह से तमन्ना मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत तो है, क्योंकि वहां पे बड़ा क्लियर चेहरा है अखिलेश यादव, जो एक री इलेक्शन अपना मांग रहे हैं और अपने काम को शोकेस कर रहे हैं, चाहे आप उनके एग्री ना करें, और एक यूथ लीडरशिप का एक नया मिसाल भी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ उनका एक अलग वो है, और मायावती जी का उनका एडवांटेज ये है कि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि वो ऑपोजिशन से आ रही हैं। मगर जहां तक मोदी जी और का सवाल है, उनके खिलाफ भी सेंटर का एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा होगा। लोग उत्तर प्रदेश में सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे किसान वेस्टर्न यूपी में जाट क्यों नाराज हुए। जाट नोटबंदी की वजह से नाराज नहीं है, जाट क्योंकि किसानों के हित में जितना वो अपेक्षा करते थे उतना काम नहीं हुआ, इसलिए जाट नाराज हुए। उसी तरह जो 2014 में जो सीटें उनको वोट्स मिले, जाटों के वोट्स मिले, दलितों के वोट्स मिले, यादवों के भी वोट्स मिले, वो इस बार ही नहीं मिलेंगे। वो वापस उन पार्टियों में चले जाएंगे। तो इस हद तक मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अपने त्रिपाठी साहब बोल रहे थे कि भाई अगर 42% उनको तब मिले तो उस 42 को रिटेन करना बहुत मुश्किल है, वो कम जरूर होगा। हाँ, अगर ये देखना अगर वो 30 से 33% तक उसको रोक लें गिरावट को, तब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में हो सकती है, ये मेरा मानना है। ओके, सवाल ये है तनेजा जी, अगर प्रधानमंत्री चेहरा बने हैं तब जब चुनाव के रिजल्ट होंगे और वो कुछ भी हो, प्रधानमंत्री जी
और केंद्र सरकार के काम को यूपी रिजल्ट से डी लिंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप जीते तो बढ़िया, आप कह सकते हैं कि नोटबंदी भी पसंद आ गई लोगों को, सब कुछ पसंद आ गया, देखिए मोहर लग गई। अगर उस तरह का रिजल्ट नहीं आया तब कोई बहाना नहीं बचेगा सर। तमन्ना जी, आप मुंबई की वासी हैं। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, लोगों ने कहा कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, और हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा लेके आए। वही मीडिया, वही लोग जो कहते थे वहां कौन मुख्यमंत्री होगा, आज कह रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री के बारे में, अरे ये तो महान नेता हैं। जरा पढ़िए तो सही, खासतौर से जो अभी बीएमसी के इलेक्शन हुए उसके बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, कहा जाता था जब महात्मा गांधी थे तो वो रोजाना 100 बड़े नए नेता को पैदा कर देते थे। उनका हाथ, उनकी ट्रेनिंग और उनका जो कुल मिला के व्यक्तित्व ऐसा था। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी, देखिए माफ कीजिएगा मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी को अंदर कैसे काम लोग समझते नहीं है। एक नजरिया, हमारे पार्टी के अंदर 100 नेता रोज तैयार होते हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 100 नेता रोज तैयार होते हैं। तो इसलिए हमारे ये बाहर से लोग जो सवाल कर रहे हैं हम सम्मान करते हैं, जरूर करिए, लेकिन अंदर हम जानते हैं कि हमारे लिए ये कोई प्रश्न ही नहीं है। गवर्नेंस का जहां तक प्रश्न है, आप बताइए कितने मुख्यमंत्री चाहिए। हम उत्तर प्रदेश से तमाम प्रदेशों को मुख्यमंत्री दे सकते हैं, आवश्यकता हो। सिर्फ समस्या क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी को और पार्टियों की नजर से देख रहे हैं। कोई पार्टी बाप बेटा चलाते हैं, कोई माँ बेटा चलाते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी दुकान नहीं है, प्रियंका, व्हाट आर यू फाइंडिंग सो फनी? क्या किस बात पर आपको इतने हंसी आ रही है? माँ बेटा, बाप बेटा, ये कोई कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चलाते हम लोग, ये राजनीतिक दल है। नेता इतने हैं, 100 नेता बोल रहे हैं, 100 नेता एक ही दिन में ये लोग रोज बनाते हैं, पर नेता का चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या ऐसा कोई मुंह दिखाई की रस्म होती है क्या भारतीय जनता पार्टी में कि जब हम जीतेंगे तभी उनका मुंह हमारा प्रेरोगेटिव है, समय पर दिखाते हैं, प्रेरोगेटिव है हमारा, तो थोड़ा प्रेरोगेटिव है, थोड़ा नहीं आपका सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपके बीच में नहीं बोल रही थी। आप इसका सम्मान करिए, जब हम आपको जगह देते हैं, समय देते हैं बोलने का, पूरा कीजिए, वो सुन रहे भी उतना ही समय दीजिए, हम समय मिलेगा क्योंकि हम विपक्ष में, आप 10 सेकंड कमेंट करेंगी तो हम बस यही कहेंगे। सर मुझे आप बोल दीजिए प्लीज कंटिन्यू। प्रियंका अपना पॉइंट पूरा कीजिए। प्रियंका जी प्लीज गो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र जी को कि समय दे रहे हैं मुझे। नहीं, थैंक यू सो मच सर। आपने परमिशन दे दी तो शायद आप बोलने का मौका भी मिलेगा और कोई बीच में टोका टाकी नहीं करेगा। मैं बस यही कहूंगी कि आपने यही काम जो आप बार बार कह रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने चेहरा नहीं दिया, हरियाणा में चेहरा नहीं दिया, तो 2014 के आसपास ही ये सारे चुनाव हुए थे। तो उस समय पे जो नरेंद्र मोदी वेव कहलाया जाता था, 282 सीट्स लेकर आए थे, उसका फायदा उठाने की कोशिश की। कुछ समय बाद जब दिल्ली और बिहार में चुनाव आया है तो हमने आपकी जो आप कह रहे हैं 100 नेता रोज बनाते हैं, उनमें से कोई नेता जीतकर दिखा नहीं पाया आपको। तो अभी भी जो होगा उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आपको देगी, क्योंकि सबके सारी पार्टियों के नेता हैं, सारे सीएम कैंडिडेट्स हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी इसमें सवाल ये है, इसमें ये सवाल है, 12 तारीख को बात कर लेंगे, 12 तारीख को बात कर लेंगे, नहीं 11 करेंगे, उसके पहले हम 9, 10, 8 को भी बात करेंगे, रोज बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को और पूरे देश को इंटरेस्ट है यूपी के चुनाव में। लेकिन अनिल यादव जी, आपके नेता ने हर रैली में आपके नेताओं ने कहा कि देखो देश को लाइन में खड़ा कर दिया, अब आप एक दूसरे लाइन में खड़े हो जाइए और उनको जवाब दीजिए। अगर ये जीत गए तो क्या आप मानने को तैयार होंगे कि नोटबंदी को लोगों ने पसंद किया है और ये मोदी जी की जीत है? वैसे ही कि अगर वो हार गए तो आप कहेंगे कि देखिए केंद्र सरकार पर ये टिप्पणी है या केंद्र सरकार पर ये फैसला था। आइदर वे आपको मानना होगा। जी तमन्ना जी, देखिए जीतने का तो सवाल ही नहीं होता। आप मुझे बताइए, एक ऐसी योजना केंद्र सरकार लाई नोटबंदी के नाम से, जिसका आज तक खुद को नहीं पता कि क्यों लाए। इन्होंने कहा कि हम कालाधन बाहर से लाएंगे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। जीत कैसे जाएंगे भाई, जब 150 से ज्यादा लोग नोट बदलने के लिए गए और वो कभी घर वापस नहीं लौटे, कुछ परिवारों की बेटियों की शादी नहीं हो पाई, किसान इतना मजबूर हो गया कि उसे अपनी अगर जीत गए वो हाइपोथेटिकल में आप जवाब दीजिए ना।
नहीं जीतने अगर हार गए, अरे नरेंद्र मोदी जी नहीं मान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अगर थोड़ा भी नरेंद्र मोदी जी ये मानते कि हम वो लोग जीत सकते हैं तो आज आधी कैबिनेट और 100 से ज्यादा सांसद वहां ना होते। ये तो जब नरेंद्र मोदी जी ही नहीं मान रहे तो आप और हम कैसे मान लेंगे। जहां तक हमारी बात है, जहां तक हमारी बात है, मेरी बात तो सुन लीजिए। हम लोग जैसे, क्योंकि रामकृपाल जी कह रहे थे कि सभी पार्टी नर्वस लग रही है, तो मैं बता दूं कि आज जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम अपने विकास की बात करते हैं। हम आज चुनाव में अब जनता के लिए किए गए कामों को गिनवाते हैं और इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है पूरे। अभी मेरे पास 1 मिनट है तो अभी मत गिनवाइए प्लीज, बिकॉज आखिर किसका समय है। एमएच खान जी प्लीज 20 सेकंड में इफ यू अग्री आपकी टिप्पणी कर दीजिए, क्लोजिंग कमेंट, बहुत कम समय बचा है। देखिए, ये चुनाव जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हो रहा है, ये कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था अगर रहेगी उत्तर प्रदेश में तो इसमें विकास भी होगा, इसमें उद्योग भी लगेंगे और इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर कानून व्यवस्था फेल हो गई, और फेल है 4 साल से 5 साल से, और हाथी भी लगाएंगे क्या? कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। इसमें रोज हाथी भी लगाएंगे क्या? मुख्तार को भी ले आएंगे पार्टी में। 50 करोड़ की डकैती हुई है। अब देखिए यही मैं कह रहा हूँ। अब इनके बारे में नहीं बोल रहा था, ये बीच में बोलेंगे तो ये तो थानों में गुंडाई करते हैं। कानून व्यवस्था की बात हर पार्टी कर रही है, सब अपने काम की बात भी कर रहे हैं। अंत में अगर ये चेहरों का चुनाव है, अगर ये चेहरों का चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चेहरे को सामने रखा है तो क्या वो बड़ा रिस्क है? हमने पूछा आपसे, क्या पीएम मोदी की साख दांव पर लगा दी है बीजेपी ने? उनको इस कदर प्रचार में झोंक कर जिस तरह का समय उन्होंने बनारस में बिताया हुआ है पिछले 3 दिनों में, 67% लोग कह रहे हैं हाँ, लेकिन हर रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी होता है और रिस्क के बिना रिवॉर्ड भी नहीं होता है। अगर ये चल गया तो फिर ये कहना होगा कि नोटबंदी और केंद्र सरकार के लिए मोहर है। नहीं चला तो उसका जो उल्टा होगा कि नोटबंदी को लोगों ने पसंद नहीं किया या केंद्र सरकार पर क्या ये रेफरेंडम है, वैसे भी सवाल उठेंगे। आइदर वे ये एक पॉलिटिकल रिस्क बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।